प्रश्न 1। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ओके, तो यहाँ पे नंबर 1 पे दिया है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, इससे होकर कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ओके, अगला, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। इसका आंसर है असत्य, क्योंकि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। जैसे ये दो बिंदु हैं, इनसे होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इसका आंसर है सत्य, क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जैसे ये रेखा है, इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसका आंसर है सत्य, क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर हैं अर्थात क्षेत्रफल πr² बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। देखो, ये दो वृत्त हैं जो कि बिल्कुल बराबर माप के हैं, तो इनकी त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होंगी। ओके, नेक्स्ट, आकृति में यदि AB बराबर PQ, AB बराबर है PQ और PQ बराबर है XY, PQ बराबर है XY, तो AB बराबर XY होगा। ये जो AB है, क्या ये XY के बराबर होगा? तो इसका आंसर है सत्य, क्योंकि यूक्लिड के अभिग्रहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? ओके, तो नंबर 1 पे यहाँ पर है समांतर रेखाएं। दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, मतलब कि कॉमन ना हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है लंब रेखाएं। दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब रेखाएं कहलाती हैं। ओके, देखो, ये दो रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाली रेखा इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो इन्हें हम लंब रेखाएं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है रेखाखंड। वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। देखो, ये है रेखाखंड जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं। ये A है और ये B है। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से यहाँ तक ये जो रेखा हमने खींची है इसको त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से शो करते हैं। R का मतलब है रेडियस या त्रिज्या। ओके, नेक्स्ट है वर्ग। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण समकोण हों, वर्ग कहलाता है। देखो, ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं
और यहाँ पर जो कोण हैं ये सभी समकोण हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण हैं। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3, नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए, जिसमें पहली है 2 भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अभिधारणा 1 में A और B के बीच पूर्णतया परिभाषित नहीं है। ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, लेकिन ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। ये निम्नलिखित अभिग्रहितों पर आधारित है। तो पार्ट 1 का आंसर है, माना ए बी एक रेखाखंड है। ए और बी के बीच असंख्य बिंदु विद्यमान हैं। इनमें से किसी भी बिंदु सी को चुनने पर वह ए और बी के बीच स्थित होगा। ए बी रेखाखंड है, देखो ये ए बी है, ये रेखाखंड है। इसके बीच में हम किसी भी बिंदु को चुन सकते हैं, जिसे हम सी का नाम भी दे सकते हैं या कोई और भी नाम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 में दिया है, यदि केवल 2 बिंदु हों तो उन्हें हमेशा एक रेखा से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि ये 2 बिंदु हैं, इन्हें हमेशा एक रेखा से जोड़ा जा सकता है। इसलिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए जो संरेख ना हो। संरेख मतलब एक ही सीधी रेखा पर 3 बिंदु नहीं होने चाहिए। ओके, 2 बिंदु हों तो उन्हें हमेशा एक रेखा से जोड़ा जा सकता है। ये 2 बिंदु हैं, इन्हें एक रेखा से जोड़ा जा सकता है, और ऐसा हमें कोई तीसरा बिंदु यहाँ पर लेना है जो कि एक ही रेखा पर 3 बिंदु ना आते हों। तो ये हो गए 2 बिंदु और ये हो गया तीसरा बिंदु। इससे बनी प्राप्त आकृति यहाँ पर त्रिभुज कहलाती है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न 4, यदि 2 बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर आधा है AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। ओके, तो यहाँ पर दिया है AC बराबर है BC। ये जो AC है ये BC के बराबर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर है। ओके, तो AC प्लस BC, ये AC प्लस BC बराबर है, AC की जगह AC लिखेंगे, BC की जगह भी AC लिखेंगे, क्योंकि BC बराबर AC है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक AC और एक AC, ये हो गया 2AC। ओके, और ये जो 2AC है ये इस पूरे AB के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे AB, क्योंकि AC प्लस BC, AC प्लस BC AB के संपाती है। ये जो AC प्लस BC है ये इस AB के ही 2 हिस्से हैं, इसलिए AB के संपाती कहेंगे। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ आके भाग में चला जाएगा, तो AC बराबर आधा है AB। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 5, प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो माना C व D ये रेखाखंड AB के 2 मध्य बिंदु हैं। ये C व D AB के 2 मध्य बिंदु हैं। तो AC बराबर BC, AC बराबर BC, क्योंकि C मध्य बिंदु है। इसे हम नाम देंगे समीकरण 1 का। ओके,
इस प्रकार D मध्य बिंदु है। अब D मध्य बिंदु हम ले रहे हैं तो AD व BD भी समपाती हैं। AD व BD भी समपाती हैं। तो AD बराबर हो गया BD, इसे हम नाम देंगे समीकरण 2 का। अब AB बराबर AB, देखो यहाँ पर हम मध्य बिंदु लेंगे C को और यहाँ पर मध्य बिंदु लेंगे हम D को। तो यहाँ पर C मध्य बिंदु है तो AC प्लस BC, AC प्लस BC। यहाँ पर D मध्य बिंदु है तो AD प्लस BD। ओके, अब AC प्लस BC, BC की जगह हम AC लिखेंगे क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं AC बराबर BC। ओके, तो यहाँ पर हम BC की जगह AC लिखेंगे और यहाँ पर ये AD और BD की जगह हम AD लिखेंगे क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं BD बराबर है AD, परिणाम 1 व 2 से। ओके, अब एक AC और एक AC, ये हो जाएगा 2AC, एक AD और एक AD, ये हो जाएगा 2AD। ओके, 2AC 2AD, 2 से 2 हो गया कैंसिल, AC बराबर आ गया AD। ओके, इस प्रकार C व D रेखाखंड AB पर इस प्रकार स्थित हैं कि AC व AD और BC व BD परस्पर समपाती हैं। अतः एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 6, आकृति में यदि AC बराबर BD है, AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। AB बराबर CD है। ओके, तो यहाँ पर दिया है AC बराबर BD, आपको ये लाइन साइड में ज़रूर लिखनी है। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। ओके, परंतु A से B, B से C तथा B से C, C से D, अर्थात B, ये वाला B, यह है A और C बिंदुओं के बीच में है। देखो, जो B है ये A और C के बीच में है और C बिंदु, ये वाला C बिंदु B व D बिंदुओं के बीच में स्थित है। ये जो C है ये B और D के बीच में है। तो एक बार B मध्य बिंदु है A C का, एक बार C मध्य बिंदु है B और D का। ओके, तो यहाँ पर AB प्लस BC, AB प्लस BC बराबर है BC प्लस CD के, क्योंकि यहाँ पर B मध्य बिंदु है और यहाँ पर C मध्य बिंदु है। अब दोनों तरफ से BC घटाने पर BC को हम दोनों तरफ माइनस कर देंगे। ओके, BC से BC कैंसिल और यहाँ पर BC से BC कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया AB बराबर CD। ओके, AB बराबर CD, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 7, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो इसके लिए आंसर है अभिग्रहित 5 पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है क्योंकि इस भाग जो पूरे भाग का अंश है परिमाण में पूरे से अधिक कभी नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर।